हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मणिपुर के कई क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हिंसा की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में हिंसा की कई सारी वजहें हैं, हिंसा के कई सारे मामले देखने को मिले हैं और इसके चलते जो व्यापक जानमाल है, इसके अलावा जो व्यापक जनधन है, उसकी हानि हुई है। कई सारे लोग इससे हताहत हुए हैं। इसके बाद सरकार ने यहाँ पर जो पुलिस बल है उसको तैनात किया है, सशस्त्र बलों को तैनात किया है। अब इस पूरे विषय में ये जानना जरूरी है कि आखिर वे कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसके चलते यहाँ पर संघर्ष की स्थितियां छिड़ गई है, संघर्ष का माहौल बन गया है। एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। टॉपिक है क्या है मणिपुर हिंसा के पीछे की असल वजह। तो कुछ उन वजहों को हम पता करने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जो जो वजहें हमारे सामने अब तक आई हैं उनके बारे में भी जानेंगे। न्यूज है बिहाइंड द वायलेंस इन मणिपुर, लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन बिटवीन हिल एंड वैली पीपल, द मेइतेई डिमांड फॉर एसटी स्टेटस एंड अ रिसेंट एचटी ऑर्डर। यहाँ पर कई सारी बातें हैं कि मणिपुर के पीछे जो हिंसा हुई है उसके पीछे का कारण क्या है, लंबे समय से जो टेंशन चल रही है, आपस में झगड़ा या संघर्ष चल रहा है घाटी के लोगों और पहाड़ी लोगों के बीच में, वो क्या है। मेइतेई समुदाय की डिमांड जो एसटी समुदाय में शामिल किए जाने को लेकर के है, वो किस तरह से है, क्या उसके पीछे आर्गुमेंट है, और हाल ही में हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है, वो क्या कहता है। तो चर्चा के बिंदुओं में इस विषय पर हम समझेंगे कि प्रमुख समुदाय कौन से हैं और जो मेइतेई समुदाय है वो एसटी का दर्जा क्यों चाहते हैं, याचिकाकर्ता है जो उन्होंने याचिका जो दी है हाईकोर्ट में, उनके तर्क क्या है, हाईकोर्ट का क्या ऑर्डर आया है, आदिवासी समूह इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, वो क्यों चाहते हैं कि इनको दर्जा न मिले, राज्य में जो संघर्ष है क्या उसके केवल यही कारण है या फिर कुछ और कारण भी हो सकते हैं। लेकिन निष्कर्ष देखेंगे और एक सवाल जो कि आपसे मेंस में लिखने का डिमांड कर सकता है, प्रीलिम्स में भी अगर कोई सवाल इस क्षेत्र से, इस रीजन से बनता है तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। खबर क्या है, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर एक समुदाय है जिसने हाल ही में यानी 3 मई को एक मार्च का आयोजन कराया था, उसको कहा गया है आदिवासी एकजुटता मार्च। तो इस दौरान मणिपुर में हिंसक झड़पें हुई, जानमाल का नुकसान हुआ और काफी बड़ी संख्या में जो जनधन थी उसकी भी हानि दिखाई दी। अब उसके बाद सरकार ने क्या किया कि यहाँ पर सेना और असम राइफल्स को इलाके में भेज दिया गया। उन्होंने यहाँ पर फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है, स्थिति को नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा था। अब ये जो विरोध है क्यों हो रहा था, तो मेइतेई समुदाय को राज्य की अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची में शामिल किए जाने का ये विरोध था, जो विरोध आदिवासी एकजुटता मार्च के रूप में उन्होंने शुरू किया था, जो आगे चल करके हिंसक झड़पों में बदल गया। तो पिछले महीने मणिपुर के हाईकोर्ट का एक आदेश आया था, वो आदेश भी इस विरोध का एक बड़ा कारण बना था और आदेश के साथ साथ एक मांग भी थी जिसमें सरकार से कहा गया था कि वो केंद्र सरकार से इस संबंध में आगे बात करें और इस समूह को शामिल किए जाने से संबंधित जानकारी लें। अब यहाँ पर मणिपुर का नक्शा देखा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस नक्शे से ही हमें समझ में आएगा कि क्या भौगोलिक स्थितियां हैं। हालांकि ये यहाँ का पॉलिटिकल मैप है, इसमें आपको दिख रहा है बीच का एरिया। जो बीच का एरिया है ये इसका प्रमुख घाटी क्षेत्र है जहाँ पर अधिकांश जनसंख्या रहती है और मेइतेई समुदाय का यहाँ पर प्रभुत्व दिखाई देता है। इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं ये मोस्टली एरिया हिली एरिया है, यानी कि यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर जनसंख्या का एक छोटा वर्ग निवास करता है। ठीक है, तो छोटा क्षेत्र है लेकिन बहुत ज्यादा जनसंख्या है और एक बड़ा क्षेत्र है लेकिन बड़े भूभाग में कम जनसंख्या है। अब इससे यहाँ से आपको समझ में आ गई कहानी कैसे शुरू होती है अलग अलग समुदायों के बीच में। इसके अलावा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है चुरा चांदपुर, इस तरह के कुछ इलाकों में भी पहले हिंसक झड़पें होती रही हैं। तो प्रमुख समुदाय मणिपुर के अंतर्गत कौन कौन से हैं, पहला है मेइतेई समुदाय जो मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 34 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं जैसे कि एनी कुकी ट्राइब्स और एनी नागा ट्राइब्स, इनके रूप में अधिकांश को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा जो राज्य की केंद्रीय घाटी है, भी हमने पीछे मैप में देखा, वहां पर मणिपुर के भूभाग का लगभग 10% हिस्सा आता है और यहाँ पर मुख्य रूप से मेइतेई या फिर मेइतेई पंगलों का घर है। ये लोग यहाँ पर रहते हैं जो राज्य की आबादी का लगभग 64.6% बताए गए हैं। अब यहाँ पर दूसरा एक समूह है उसको देखें तो राज्य का बचा 10%, जहां पर 64% से ज्यादा जनसंख्या रह रही है। राज्य का 90% जो एरिया है वो भौगोलिक क्षेत्र में घाटी के आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो शामिल है। अब यहाँ पर कई तरह की जनजातियां रहती हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। ये आबादी का लगभग
35.4% हिस्सा है, यानी एक बड़ी आबादी घाटी वाले क्षेत्र में रहती है। अब एक सवाल ये होगा कि जो मैतेई समुदाय है वो एसटी का दर्जा क्यों पाना चाहता है, उनके कुछ तर्क हैं, वो जाने। तो मणिपुर की अनुसूचित जनजाति की मांग समिति नाम से एक समिति है जिसके नेतृत्व में 2012 के आसपास से इस तरह की मांग को बल मिलना शुरू हुआ था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मणिपुर हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर दी और मणिपुर सरकार को निर्देश देने की उस याचिका में मांग की गई थी कि हाईकोर्ट ऐसा एक निर्देश दे दें, जिसके तहत भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों की सूची में मैतेई समुदाय को भी शामिल कर लिया जाए। हालांकि उसके बाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, उसमें सरकार से बात की गई है, मतलब ऐसा कहा गया है कि सरकार आगे बात करे। इसके अलावा इनका ये भी मांग है कि मणिपुर में जनजातियों के बीच जनजाति के रूप में इन्हें मान्यता दी जाए और केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय से ऐसी सिफारिश की जाए, यानी राज्य सरकार ऐसी सिफारिश करे। तर्क ये है कि 1949 के आसपास अगर हम देखेंगे तो भारत संघ के साथ जब मणिपुर रियासत का विलय हुआ था उससे पहले इनका मानना है कि जो मैतेई समुदाय है वो वहां पर जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त था, लेकिन उसके बाद फिर ये मान्यता धीरे धीरे खत्म होती चली गई और इनकी जो जनजाति के रूप में पहचान थी वो खो गई। तो एसटी के दर्जे की मांग दरअसल समुदाय को संरक्षित करने की आवश्यकता से उत्पन्न हुई है, ऐसा ये कहते हैं। ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल होना चाहते हैं ताकि इनकी जो संस्कृति है, पहनावा है, रहन सहन, खान पान, सब चीजों को संरक्षण मिल सके, इनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा बचाई जा सके। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि मैतेई जनसंख्या जो 1951 में मणिपुर की कुल जनसंख्या का 59% हुआ करती थी, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है, तो घटकर 44% हो गई है, ऐसा इनका कहना है। अब आते हैं आदिवासी समूहों पर, यानी दूसरे पक्ष पर, या फिर उनके क्या तर्क हैं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये भी समझना जरूरी होगा कि अगर एक वर्ग को मान लीजिए दर्जा मिल जाना है तो उससे क्या दिक्कत है, दर्जा मिल जाए। लेकिन नहीं, जो आदिवासी समूह है वो भी लंबे समय से यहाँ विरोध करते चले आ रहे हैं। उनका जो तर्क है वो ये है कि जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दोनों में ही मैतेई समुदाय का प्रभुत्व मौजूद है और उनके इतने लोग वहां पर आते हैं, तो यानी वो अपने आप में पहले से संसाधन संपन्न वर्ग के रूप में मौजूद है। राज्य के 60 में से 40 विधानसभा क्षेत्र घाटी क्षेत्रों में से आते हैं जहां पर मैतेई समुदाय का एक बड़ा जो उनकी उपस्थिति है मौजूद है। तो मैतेई समुदाय बहुत उन्नत समुदाय है, ऐसा ही कहते हैं। ऐसे में जो एसटी समूह को दिए जाने वाले नौकरी के अवसर हैं, अगर ये वहां पर शामिल हो जाएंगे तो जो बाकी के लोग हैं, इनका कहना है, जो वास्तविक रूप से उसका लाभ पाने के हकदार हैं, उनके लिए नौकरी के अवसर कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी की लाभ मिलते हैं उसके भी नुकसान का डर है कि वो भी खो सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि मैतेई लोगों को जो मणिपुरी भाषा है मैतेई लोगों की, वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दी गई है। अगला, मैतेई समुदाय के जो वर्ग है मुख्य रूप से हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, जो पहले से ही एससी और ओबीसी के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। तो जब उन्हें शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का वो तहत मिलने वाले जो लाभ है वो मिल ही रहे हैं, तो ऐसे में इनको एसटी में आने की क्या जरूरत है, ये उनके प्रमुख तर्क है कि इनको तो पहले से ही इस स्थितियों से जुड़े हुए जो अवसर हैं उनका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जो मैतेई समूह है वो राज्य और उसके तंत्र को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख समूह है, यानी उनके पास पॉलिटिकल पावर भी ज्यादा है, इकोनॉमिकल पावर भी ज्यादा है, ये भी कहते हैं। और राज्य उनके सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है ऑलरेडी। इसमें अगर आप देखेंगे तो जेएनयू के कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं जिन्होंने अपने कुछ नोट्स में इस बातों का जिक्र किया है। ये दोनों ही पॉइंट उसी से आए हैं। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो इनके आर्गुमेंट में शामिल है। ये हुआ दूसरा पक्ष और दोनों के बीच में झगड़े की एक वजह। लेकिन क्या एकमात्र यही वजह है जिसकी वजह से संघर्ष देखने को मिले? ऐसा नहीं है, कुछ और भी कारण गिनाए गए हैं। जैसे कि असंतोष अभी जब हुआ है कुछ समय पहले, तो उसका एक प्रमुख कारण अगस्त 2022 से राज्य सरकार के द्वारा दिया गया एक नोटिस था। ये नोटिस था चुराचांदपुर खौपुम संरक्षित वन क्षेत्र के 38 गांवों को अवैध बस्तियों के रूप में कहने का। इसमें कहा गया था कि ये अवैध बस्तियां हैं, इनको खाली कराया जाए और ये जो संरक्षित वन क्षेत्र है यहाँ से ये लोग बाहर जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री या सरकार का ऐसा मानना था कि इस क्षेत्र में ये लोग अवैध गतिविधियां कर रहे हैं, अफीम की खेती की जा रही है। तो जो निवासी हैं वो अतिक्रमण करता है, ऐसे में उन्हें बेदखली का सामना करना पड़ेगा और सरकार ने फिर बेदखली से जुड़े हुए कुछ अभियान चलाए। अब जो कुकी समूह है उनका कहना है कि जो सर्वेक्षण और निष्कासन है वो अनुच्छेद 371C का उल्लंघन है, जिसके तहत कई सारे पहाड़ी क्षेत्रों को कुछ प्रशासनिक स्वायत्तताएं मिलती हैं।
यहाँ पर एक अनुच्छेद का जिक्र आया है। आपको कमेंट सेक्शन में इस अनुच्छेद से जुड़े हुए कुछ जरूरी बातें आप लिख सकते हैं जो आपने पढ़ी हैं। नहीं पढ़ी हैं तो एक बार इसको गूगल कर लीजिए और देख लीजिए कि ये आर्टिकल क्या कहता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों को कुछ प्रशासनिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए और सरकार का जो पक्ष है कि अफीम के बागान और नशीली दवाओं के कारोबार के लिए ये लोग उस अभयारण्यों में अतिक्रमण कर रहे थे, ये अपनी जगह है। इसका एक निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इससे जुड़ी हुई जो घटनाएं हुई हैं उनकी एक निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और जो भी पक्ष सही होंगे कमेटी का गठन करके फिर उससे जुड़े हुए कारणों की पड़ताल करके जो दोषी हों उन्हें सजा दी जानी चाहिए और जिस पक्ष से जुड़ी हुई जो बात सही हो उसका फिर पालन किया जाना चाहिए। ये निष्कर्ष में लिखा जा सकता है। चलिए अब आते हैं प्रश्न पर। मणिपुर में होने वाली हालिया हिंसाओं पर चर्चा करते हुए किसी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। उम्मीद है कि आपने पॉलिटी वाले सेक्शन में ये खंड पढ़ लिया होगा कि किस तरह से कोई समुदाय को एसटी वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नहीं पढ़ा है तो जाकर के इसको रिवीजन कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है और फिर इस उत्तर को फ्रेम करने का अभ्यास कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। आप इस विषय को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।